फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर प्रभाजी आसवन दो ऐसे घटकों को अलग करने की विधि है जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। तो लिखें, जो गैसें प्रकृति में अध्रुवीय होती हैं वो किस में घुलती हैं? वो अध्रुवीय विलायक में घुलती हैं। भाई ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में घुलेंगी, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुल जाएंगी। एग्जाम्पल दो सर, जैसे Br2, जैसे I2, ये सब किस में घुलती हैं? बेंजीन में अच्छे से घुलती हैं, इथीन में अच्छे से घुलती हैं। अनुसंग के गुणधर्म का मतलब ये होता है ऐसे गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। जैसे मान लो आपने एक NaCl डाला, तो एक NaCl भी जाकर के दो आयन देगा, Na प्लस और Cl माइनस। आपने एक KCl डाला, KCl भी अंदर जाकर के दो आयन देगा, K प्लस और Cl माइनस। चलिए स्टार्ट करें, हेडिंग लगाएंगे, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो प्रभाजी आसवन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ लेट अस सी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन क्या चीज है। प्रभाजी आसवन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर प्रभाजी आसवन दो ऐसे घटकों को अलग करने की विधि है जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। तो लिखें, ये ऐसे घटकों को ये ऐसे घटकों को अलग करने की विधि है ये ऐसे घटकों को अलग करने की विधि है जिनके क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं। जिनके क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, लिख लिया। एक पॉइंट लिखें, प्रभाजी आसवन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है यह है कि लिक्विड कंपोजिशन तथा वेपर कंपोजिशन
अलग अलग होने चाहिए। लिख लिया? लिक्विड कंपोजिशन तथा वेपर कंपोजिशन अलग अलग होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इसका मीनिंग समझते हैं ना कि ये है क्या चीज, अलग अलग होने का मतलब क्या है और हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। कहानी है, अब सबका ध्यान थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर, लिखना आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हमने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने दो द्रव भर दिए, ए और बी। द्रव ए और द्रव बी दोनों की वाष्पशीलता बराबर है। वाष्पशीलता बराबर होने का मतलब क्या होता है? दोनों की वाष्प एक ही दर से बनती है। तो द्रव ए और द्रव बी, इनको हम अलग अलग करना चाहते हैं, पर हमने एक गलती कर दी। हमने ऐसे दो द्रव साथ में ले लिए जिसमें द्रव ए की वाष्प और द्रव बी की वाष्प साथ साथ बनती है। तो अगर ये वाष्पित होना स्टार्ट होंगे, तो अगर द्रव ए की वाष्प 4 बनेगी तो द्रव बी की वाष्प भी 4 बनेगी। तो इसका कोई फायदा मिलेगा क्या? दोनों बराबर हो गए। तो जैसी स्थिति यहां पर थी वैसी स्थिति यहां पर हो गई, कोई मतलब निकला ही नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट हो गया हमारा, कोई सेंस नहीं है। इसको अलग करके भी हमको क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। द्रव ए भी इसके अंदर उतना ही है, द्रव बी भी उसमें उतना है, तो कोई सेंस ही नहीं है। इसीलिए प्रभाजी आसवन करना है तो वहां पे एक सबसे बड़ी शर्त लिखी है, उसको मार्क करके रखें। वो शर्त ये है कि प्रभाजी आसवन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था का संगठन, मतलब लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन अलग अलग होनी चाहिए। कोई एक द्रव अगर कम वाष्पशील है तो दूसरा ज्यादा वाष्पशील होना चाहिए। मान लेते हैं, माना कि ए ज्यादा वाष्पशील है, तो अगर ए ज्यादा वाष्पशील है तो जब आप इसको गर्म करना स्टार्ट करोगे तो ए की वाष्प बहुत ज्यादा बन जाएगी। ऐसा है, ए की वाष्प बहुत ज्यादा बन जाएगी, बहुत ज्यादा ए की वाष्प बन जाएगी। और बी की वाष्प भी बनेगी माना, पर बी की वाष्प थोड़ी सी कम बनेगी। ए की वाष्प बहुत ज्यादा बनेगी और बी की वाष्प जो है वो थोड़ी सी कम बनेगी, है ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को लेकर के अलग कर देंगे, इसको अलग इकट्ठा कर लेंगे, संघनित कर लेंगे इसको। इसको अलग इकट्ठा करके इसको वापस से कन्वर्ट कर देंगे किस में? द्रव में। ऐसे इस वाष्प को इकट्ठा करके फिर से संघनित कर देंगे, अलग से इकट्ठा कर देंगे। अब इस द्रव के अंदर कौन ज्यादा है कौन कम है? सर ऑब्वियस सी बात है, यही तो यहाँ पहुंचा है। तो ए बहुत ज्यादा है, बी बहुत कम है, सही है। अब फिर से वाष्प बनाना स्टार्ट करेंगे। जब फिर से वाष्प बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? इसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, ए की, क्योंकि ए ज्यादा वाष्पशील है। तो अब ए के बहुत ज्यादा वाष्प यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बी, सर यहां से बहुत कम बी यहां पहुंचा था और आपने उसको द्रव बना दिया, अब और भी कम बी यहां पे पहुंचेगा, तो बी की वाष्प तो और भी कम होगी। अगर पहले 4 थी तो अब 2 होगी। अब कौन मिल गया आपको इसमें ज्यादा? ए ज्यादा मिल गया। अब क्या कर सकते हो? आप फिर से इसको इकट्ठा कर लो, फिर से इकट्ठा करके जमा लो, मतलब पानी में कन्वर्ट कर लो, द्रव में कन्वर्ट कर लो, फिर से उसको वाष्पित कर लो। ऐसे जैसे 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 आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे, वैसे वैसे आप ए को अलग करते जाओगे, बी को अलग करते जाओगे। लास्ट में बी आपके विलयन में छूटेगा और ए आपका अलग हो जाए। तो क्या प्रभाजी आसवन का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बेसिक फंडामेंटल मेथड है, वो सब बच्चों को समझ में आ गया है कि सर यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग? क्या बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ
कि यहां पर अगर ए और बी का संगठन ऐसे है कि एक्स ए है और एक्स बी है, मान लेते हैं यहां पर संगठन ऐसे है कि वाई ए है और वाई बी है, तो जब इसको आप पानी में कन्वर्ट करोगे, इसी को पानी बोल रहा हूं मैं, इसी को द्रव में कन्वर्ट करोगे, इसी को संगनित करोगे, इसी का संगनन करोगे, तो यहां जो कंपोजिशन होगी ए की, मान लेते हैं वो एक्स ए डैश है, और बी की जो होगी मान लेते हैं वो एक्स बी डैश है, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स ए डैश वाई ए के बराबर होगी और एक्स बी डैश वाई बी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी मिला है वो ऐसे कैसा यहाँ पहुंच गया ना, यहाँ पर जो कुछ भी है वो ऐसे कैसा यहाँ पहुंच गया है, तो वाई ए एक्स ए डैश के बराबर होगा, वाई बी एक्स बी डैश के बराबर होगी, राइट। और यहाँ जो मिलेगा वो है वाई ए डैश वाई बी डैश। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एवरीवन सही है। एक बात और, यह प्रोसेस क्या है, वाष्प को इकट्ठा करके संगनित करते हैं। वाष्प को इकट्ठा करके संगनित करते हैं, जो वाष्प है उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसको क्या किया है, संगनित करते हैं। बस ये लॉजिक है, इतना सा लॉजिक है। और इसे डिस्टिलेट कहते हैं। इसे डिस्टिलेट कहते हैं। लिख लो, डायग्राम बना लो, सब बच्चे डायग्राम बना लो फटाफट। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इस वाष्प में ए की मात्रा ज्यादा है, इस वाष्प में ए की मात्रा ज्यादा है। इसको, इस डिस्टिलेस को आस्वनित या आसव कहते हैं। तो सवाल में एक बार देखना कि डिस्टिलेट के बारे में बात करें तो आस्वनित या फिर आसत होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रभाजीय आसवन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि द्रव प्रावस्था का वाष्प का संगठन भिन्न भिन्न होना चाहिए। मतलब एक्स जो है और वाई जो है वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, और एक्स बी और वाई बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जितना ए यहाँ पे उतना का उतना ए यहाँ पे आ जाए, जितना बी यहाँ पे उतना का उतना बी यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वाष्पन करने का मतलब ही क्या निकला, यहाँ पे दोनों 50-50 थे, अगर यहाँ भी 50-50 हो गए तो हमारे वाष्पन का सिद्धांत ही काम नहीं करेगा। हम अलग किसको करेंगे, मान लो आपने ये यहाँ पे दोनों 50-50 थे, ऊपर पहुंच के भी 50-50 हो गए, आपने इसको अलग कर दिया, इस द्रव में फिर से 50-50 है, क्या मतलब निकला उसका, फिर वाष्पन करोगे फिर 50-50। बात समझ रहे हो, इस पॉइंट का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है सवाल लगाने के लिए। मैं आपको इसके ठीक बाद जेडब्ल्यू एडवांस का सवाल कराऊंगा, इसके ठीक बाद हम एडवांस का सवाल करेंगे जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, इसीलिए इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस देके समझा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, यहाँ का वाष्पन, यहाँ की प्रावस्था और यहाँ की प्रावस्था सेम नहीं होनी चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं हम, ए ज्यादा वाष्पशील है तो ज्यादा उड़ेगा तो यहाँ पे ए की वाष्प ज्यादा आएगी, ये अच्छी बात है ना। जितना ए यहाँ पर था
इन दोनों में अगर ये 50-50% थे तो यहाँ पे 80-20 है। मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर ये 50-50% थे तो जब इनका वाष्पन करवाया तो इसका वाष्पन ज्यादा हुआ, इसका कम हुआ, तो इस प्रावस्था में ये 80-20 है। तो 80% ए है, 20% बी है, तो अलग करने का फायदा है। अब यहाँ पे 80-20 हो गया, फिर और वाष्पन करेंगे तो 90-10 हो जाएगा, क्योंकि ए का वाष्पन ज्यादा होता है तो ये और ज्यादा वाष्पित होगा। यहाँ 90-10 हो जाएगा, फिर 95-99, लास्ट में 100% ए मिल जाएगा और बी आपका अलग हो जाएगा। ऐसे हम प्रभाजी आसवन में ए और बी को अलग करते हैं। ये 10th क्लास का प्रभाजी आसवन नहीं है जिसमें आपको बेवकूफ बना करके पढ़ा दिया जाता है कि दो द्रव हैं, उनको वाष्पित किया, एक पहले उबल करके अलग इकट्ठा हो गया तो हमने उसको अलग कर दिया, दूसरा उबल के बाद में इकट्ठा होगा या फिर विलयन में छूट गया। अब तो आपको थोड़ा विलयन नाम का चैप्टर अलग लेवल पे समझ में आना स्टार्ट हुआ है ना। आपको ये बात समझ में आ गई ना, वाष्प दोनों की बनती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में। हम बचपन में 10th क्लास में कितना बेवकूफ बनते हैं, सोचो आप एक बार किस लेवल का हमको बेवकूफ बनाया जाता है 10th की साइंस के अंदर। पर कभी भी क्या दिमाग उतना विकसित नहीं होता कि ए जो है वो उबला अलग हो गया और सुनने में कितना अच्छा लगता है। हाँ यार, ए उबला, उसका क्वथनांक कम है, अलग हो गया। यहाँ आके समझ में आ रहा है कि क्वथनांक की गणित ही अलग होती है। तो चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से देखने की कोशिश करें, बेटर तरीके से समझने की कोशिश करें। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। अब मैं आपको एडवांस का एक सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल को करो, देखते हैं कितना समझ में आया है। चालू हो जाइए, सोचिए कैसे करेंगे। सवाल को देखिए, सोच करने की कोशिश कीजिए।
डन है, कर लिया। क्या क्या आंसर आया? वाई लास्ट में कितना आया कंपोजिशन, ये बता सकते हो? किसी का आंसर आया बताओ। आमन क्या आंसर आया बेटा? बोलो। 0.8 किसका आया, ए का या बी का? ठीक है, परफेक्ट है। चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल को सिस्टमेटिकली करना है। हमारे को ओरिजिनल लिक्विड दिया गया था, शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत में हमारे पास दोनों के एक एक मोल हैं, तो शुरुआत में अगर दोनों के एक एक मोल हैं तो एक्स ए बी 1/2 और एक्स बी भी 1/2, मोल अंश 1/2 हो जाएंगे। अच्छा, शुरुआत में टोटल प्रेशर कैसे आएगा? तो अगर आपको शुरुआत में टोटल प्रेशर निकालने का मन हो, कैसे निकालोगे? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट कितना है 80 इंटू 1/2 प्लस 40 इंटू 1/2। ऐसे आप शुरुआत का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ रहा है ये? 60 टॉर आ रहा है। अच्छा, अब ये दोनों वाष्पित होंगे। जब ये वाष्पित होंगे तो वाई ए और वाई बी बनेगा। चलो उस वाई ए और वाई बी को निकालते हैं। क्या वाई ए वाई बी निकालने का हमारे पास कोई तरीका है? क्या आपको सिखा रखा है कैसे निकालते हैं? यस सर, सिखा तो रखा है। वाई ए इंटू टोटल प्रेशर बराबर पी ए नॉट एक्स ए। भूलते तो नहीं है हम, याद रहता है हमें जो पुराना पढ़ाया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से वाई ए कितना आ रहा है? पी ए नॉट कितना है? पी ए नॉट है आपका 80, एक्स ए कितना है 1/2, टोटल प्रेशर कितना आ गया 60, ये आ गया 4/6, 2/3, ये आ गया वाई ए। अगर वाई ए 2/3 है तो वाई बी कितना होगा? 1 माइनस 2/3, 1/3, तो ये आ गया 2/3, ये आ गया 1/3। अब आप क्या करोगे? अब आप इसी को तो इकट्ठा करोगे, तो इसको इकट्ठा करोगे तो डिस्टिलेट बनेगा। अब यही तो आपका डिस्टिलेट है, तो डिस्टिलेट में जो एक्स ए डैश होगा वो किसके बराबर होगा? वाई ए के बराबर होगा। कितना होगा? 2/3। जो एक्स बी डैश होगा वाई बी के बराबर होगा। कितना होगा? 1/3। हेलो, यही सिखाया था, यही सिखाया था कि यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो ऐसी कैसी यहाँ आ जाती है, सेम कंपोजिशन यहाँ आ जाएगी। अच्छा, अब टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? अब टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? नया वाला बताओ, तरीका वही रहेगा। एक्स ए डैश पी ए नॉट प्लस एक्स बी डैश पी बी नॉट। एक्स ए डैश कितना है? 2/3, तो 2/3 इंटू पी ए नॉट कितना है 80, 1/3 पी बी नॉट कितना है 40। बस ऐसे इसको सॉल्व करना है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। कितना आ रहा है? 200/3 आ गया। अब क्या पूछा? ये एक सवाल तो आ गया, आसव का वाष्प दाब तो आ गया, ये पीटी डैश निकाल लिया अपन ने। अब वाष्प प्रावस्था का संगठन, मतलब इससे जो वाष्प बन रही है वाई ए डैश, और इससे जो वाष्प बन रही है वाई बी डैश, वो निकालना है। निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही वाई ए डैश इंटू पी टोटल डैश बराबर पी ए नॉट एक्स ए डैश। ये सेम फॉर्मूला इसके लिए वापस से लग जाएगा। तो यहाँ से वाई ए डैश कितना आ रहा है, चलो कैलकुलेट करके देखो। पी ए नॉट कितना है? वही 80। एक्स ए डैश कितना है? 2/3, और पी टोटल आ जाएगा 200/3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 100.8। तो अगर ये आ चुका है 0.8 तो ये कितना होगा? 0.2।
क्या ये सवाल हमारे कंसेप्ट को मजबूत कर रहा है? क्या सवाल हो गया वो तो अपनी जगह पे है, क्या ये सवाल हमारे कंसेप्ट को मजबूत कर रहा है? क्या देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा उससे ज्यादा यहां होना चाहिए। अगर ये 1/2 1/2 और यहां भी 1/2 1/2 होता तो क्या मतलब, अगर एक ज्यादा वाष्पशील है दूसरा कम वाष्पशील तभी ये काम करेगा। अगर दोनों बराबर वाष्पशील होते तो क्या होता, ये भी उड़ करके यहाँ पे इतना पहुंचता 1/2 1/2, तो यहाँ भी होता 1/2 1/2। पर आप देख पा रहे हो ए का प्रेशर ज्यादा आ रहा है अकेले में भी, मतलब ए ज्यादा वाष्पशील है। अब अगर ए ज्यादा वाष्पशील है तो ध्यान से केमिस्ट्री समझो, यहां पर ये आधे आधे थे, हमने वाष्पन शुरू किया, अब ये 2/3 1/3 हो गए, 75% 25%। हेलो, अब ऐसा हुआ, और जब इसको इकट्ठा करके वापस वाष्पन किया तो फिर ये 80-20 हो गए। अब इसका वापस करोगे तो फिर और ए बढ़ता जाएगा बी कम होता जाएगा, और ए बढ़ता जाएगा बी कम होता जाएगा, और ए बढ़ता जाएगा बी कम होता जाएगा। इस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से जाना। बढ़िया, एवरीवन गॉट द पॉइंट। अब हेडिंग लगाओ, एजियोट्रॉप। आपका नया टॉपिक है एजियोट्रॉप। हिंदी इंग्लिश एक समान, एजियोट्रॉप हिंदी में भी इंग्लिश में भी एजियोट्रॉप। वैसे और इसकी अच्छी हिंदी है, स्थिर क्वाथी कहते हैं इसको। अच्छा बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा जिसका तुम्हें डर था, प्रावस्थाएं बराबर होंगी, वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था बराबर होगी। वाष्प प्रावस्था मतलब जो वाष्प की प्रावस्था है, वाष्प में जो संगठन है और द्रव में जो संगठन है वो बराबर होगा, और दोनों को हम अलग नहीं कर पाएंगे प्रभाजी आसवन। ठीक है, लिखो ये बनता कैसे है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे सुनते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, जब हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं, जब अनादर्श विलयन एक निश्चित अनुपात में बनाए जाते हैं तो उससे एजियोट्रॉप बनता है। लिखें, अनादर्श विलयन के अवयवों को निश्चित संगठन में जोड़ने पर निश्चित संगठन में जोड़ने से बनता है। निश्चित संगठन में जोड़ने से बनता है। सेकंड, इसमें जो वेपर और लिक्विड है उसमें सेम कंपोजिशन होती है। थोड़ी इंग्लिश चलेगी ना। इसमें द्रव व वाष्प प्रावस्था का संगठन कंपोजिशन समान होता है, सेम होता है, अतः इन्हें प्रभाजी आसवन से अलग नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें प्रभाजी आसवन से अलग नहीं किया जा सकता। इनको आप प्रभाजी आसवन से अलग कर ही नहीं सकते। कैसे अलग कर लोगे जब है ही सेम, तो एक साथ उबलेंगे ये तो। शुद्ध द्रव की तरह इसके सभी अवयव
एक समान ताप पर उबलते हैं। इसीलिए से स्थिर क्वाथी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं ना। फर्स्ट, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप। मिनिमम, ये सब आपने बोर्ड लेवल पे पढ़ा होगा, सब बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं हम, और यहाँ हम अलग नजरिए से देखते हैं। पढ़ते तो हैं वहाँ पे, नजरिया यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिड्रॉप इसको कहा जाता है। अच्छा, ऐसे समझो, जैसे एक शुद्ध द्रव वन है, उसका वाष्प दाब है ना, ये उसका वाष्प दाब है, ये वायुमंडलीय दाब है। तो शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाने में इतना तापमान चाहिए, तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। शुद्ध द्रव वन इतने ताप पे उबलेगा, ठीक है। ऐसे ही एक शुद्ध द्रव दो है, शुद्ध द्रव दो का वाष्प दाब इतना है कि उसको बराबर ले जाने में इतना तापमान लगेगा, ये इतने तापमान पे उबलेगा। आपने क्या किया, शुद्ध द्रव वन और शुद्ध द्रव दो को मिलाया, और मिलाकर के एक ऐसा विलयन बनाया जिस विलयन में दो गुण हैं। पहली बात तो ए और बी एक निश्चित अनुपात में मिक्स करने हैं। ऐसा नहीं कि जैसा मन किया वैसे मिक्स कर दिया, एक निश्चित अनुपात में मिक्स होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, ए और बी को जैसा मन किया वैसा नहीं मिलाना है, एक निश्चित अनुपात में मिलाना है। तो आपने ए व बी को निश्चित अनुपात में मिलाया। दूसरी बात, ये राउल्ट के नियम से अनादर्श विलयन है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि ये राउल्ट के नियम से, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका लेवल यहां होगा, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो अवयवों का वाष्प दाब था उससे ज्यादा वाष्प दाब आ रहा है आपके विलयन का। तो वाष्प दाब बढ़ता कब है, राउल्ट के नियम से कौन से विचलन में वाष्प दाब बढ़ जाता है, सोचो, याद करो। सर, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में वाष्प दाब बढ़ता है। तो ये जो शुद्ध अवयवों का वाष्प दाब था इससे बहुत ज्यादा है विलयन का, तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, इससे अब जो विलयन का वाष्प दाब आएगा वो दिख रहा है, क्या आएगा, ये आएगा विलयन का वाष्प दाब, और इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये आपके विलयन का क्वथनांक आएगा। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि विलयन का जो क्वथनांक है वो उसके अवयवों के क्वथनांक से भी कम है। ये अवयव का क्वथनांक ये रहा, इतना, इसका इतना था, इन दोनों से कम है विलयन का। तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक सभी अवयवों के क्वथनांक से भी कम है। इसको लिखो, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी बताता हूँ। तो लिखो, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यूज देखते हैं।
देखो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इनको ऐसे मिक्स करें कि जल उसके अंदर 5% हो और अल्कोहल उसमें 95% हो, ये तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो शराबी होते हैं उनका सपना होता है ऐसी दारू पीना, इसमें 95% अल्कोहल हो, 5% पानी हो। क्या बात है। अगर ऐसा होगा तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों एक साथ उबलेंगे। अब आप बात को समझें, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप जल को अलग से लेते तो कितने पे उबलता? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जल ये रहा, जल का वाष्प दाब इस लेवल पे, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा और उबलेगा। अल्कोहल अकेला कितने पे उबलता है? 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका वाष्प दाब ये है, इसको उबालोगे तो 78.5 पे जाकर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, क्वथनांक की जो परिभाषा है उसके हिसाब से। जब इनको अपन एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, मैंने कहा ना कि आपको निश्चित अनुपात में मिक्स करना पड़ेगा। देखो अनादर्श विलयन के अवयवों को निश्चित संगठन में जोड़ने से बनता है। तो जल लो 5%, अल्कोहल 95%, मतलब अगर 100 ml ले रहे हो तो 95 ml उसके अंदर अल्कोहल होना चाहिए और 5 ml उसके अंदर जल होना चाहिए। जब ऐसा करोगे तो जल और अल्कोहल दोनों एक साथ उबलेंगे। बात को समझना, जल और अल्कोहल दोनों एक साथ उबलेंगे। और जल और अल्कोहल दोनों एक साथ कितने पे उबलेंगे? दोनों एक साथ उबलेंगे 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 78 इससे भी कम है और इससे भी कम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाष्प दाब का लेवल दोनों से ज्यादा ऊपर आ गया। तो वाष्प दाब का लेवल ज्यादा ऊपर आने से जल्दी वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया और आपका विलयन 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल गया। तो ऐसा कब होगा? वाष्प दाब बढ़ेगा कब? क्योंकि जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा। हेलो, जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा। तो ए और बी को एक निश्चित अनुपात में मिक्स करना है, बता दिया। और वाष्प दाब कब बढ़ेगा? जब राउल्ट के नियम से पॉजिटिव विचलन होगा। तो जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव विचलन दिखाते हैं वही न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाथी बनाते हैं। ये सिमिलर सा पॉइंट क्या अब हमें क्लिक हो गया है? बोर्ड का पॉइंट, रफ्तार बैच, फोर्स बैच सब रिवाइज हो गया। अच्छा, फटाफट लिख लो और फिर इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ चेक करते हैं। इसके ग्राफ में अपन दो दो पॉइंट्स लेके चलेंगे। अपन इस तरफ टेम्परेचर ले रहे हैं, इस तरफ कंपोजिशन ले रहे हैं। तो यहाँ हम तापमान ले रहे हैं और यहाँ हम संगठन ले रहे हैं। कंपोजिशन देखो, शुद्ध शुद्ध आपका अगर शुद्ध आपका कौन है? अल्कोहल। तो शुद्ध अल्कोहल का तो ये रहा। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका अल्कोहल का जो एक्स अल्कोहल है वो 1 है। समझ लें एक बार, सबका ध्यान बोर्ड पे। यहाँ पे अल्कोहल का 1 है, मतलब जितना है अल्कोहल है, पानी नहीं है। तो टेम्परेचर कितना है? 78.5 के ऊपर वाष्प, 78.5 के नीचे द्रव। तो 78.5 क्या हो गया? इसका बॉइलिंग पॉइंट ये रहा।
यार ग्राफ को रीड करना आता है नहीं आता है हमको? ग्राफ को रीड करना केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस तरह के चैप्टर्स के अंदर, है ना? अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्योर पानी है। XH2O1 का मतलब क्या है? प्योर पानी है ना? यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है सर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 के ऊपर व्हाट? 100 के ऊपर वेपर, 100 के नीचे द्रव। ठीक, अब इन दोनों को जब ऐसा समय आता है, अब देखो इसमें क्या होगा, बीच में आप कहीं भी लोगे ना तो आपको लिक्विड भी मिलेगा, वेपर भी मिलेगा, दोनों की वेपर दोनों का लिक्विड। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था बराबर होगी। ये वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर दोनों एक साथ लिक्विड, मतलब इसके ऊपर आप ऐसा देखोगे कि इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर दोनों एक साथ उबलना स्टार्ट कर देंगे। इस पॉइंट के ऊपर दोनों एक साथ उबलना स्टार्ट कर देंगे। मैंने बताया ना, एक निश्चित संगठन होना चाहिए। वो निश्चित संगठन कैसा? ये वो पॉइंट है जब अल्कोहल 75%, कितना था, 95% है और पानी 5%, इस पर ऐसा होगा। ये टेम्परेचर जो भी आ रहा है, मान लो कितना आ रहा है 78, तो इस पर दोनों एक साथ उबलेंगे। अल्कोहल भी एक साथ, अल्कोहल भी उस वक्त उबलेगा और पानी भी उबलेगा। ये एजियोट्रॉप की बात हो रही है। ये एजियोट्रॉप का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। मतलब इधर भी लिक्विड भी है, वेपर भी है, इधर दोनों लिक्विड भी हैं, वेपर भी। कल जो अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और इसके नीचे दोनों या तो पूरे लिक्विड या पूरे वेपर, दोनों एक साथ उबल जाएंगे इस टेम्परेचर के ऊपर। गॉट इट? कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा था? आदर्श विलयन के लिए कभी ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स पॉइंट के ऊपर वो पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। मिक्सचर चलता है, देखो ये मिक्सचर, ये मिक्सचर ऐसा। पर यहाँ एजियोट्रॉप में एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पॉइंट के ऊपर दोनों वेपर हैं और उस पॉइंट के नीचे दोनों लिक्विड है। ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है, सीखने लायक है। डन एवरीवन? क्लियर? पक्का? लिख लो, फटाफट ग्राफ बना लो। ये अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, और CCl4 प्लस CHCl3, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे वो सब इसके एग्जाम्पल है। मैंने आपको और भी कोई एग्जाम्पल बताया था ना? मैंने आपको और भी कोई एग्जाम्पल बताया था, ये भी बताया था ना, CCl4। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वो सब इसके एग्जाम्पल है। गॉट इट? लिख लो, फिर नेगेटिव डेविएशन पे चलते हैं। इसके ब्लड टेस्ट में काफ़ी कुछ है, जैसे ESR भी है, वो लिखा है, लिखा है। वो जो पेपर है ना डॉक्टर का, उसमें नीचे ही नीचे दिया हुआ है, आप चेक करो, सारे टेस्ट एक साथ लिखे हैं। MRI भी है उसके अंदर। सबसे पहले MRI लिखी है और उसके बाद लाइन से सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। तो वो उसको पेपर दिखा देना, बाकी मैं मैम को कॉल कर दूंगा, MRI वाली मैम को, वो कर देंगे MRI, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इसको दयाल वीणा में केवल वो टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट, और कुछ नहीं कराना। हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। अब अपन देखते हैं बेटा, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ये क्या चीज़ है? इसके लिए लिखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोलते हैं इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप।
अभी अपन पढ़ रहे थे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, अब अपन पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होता है। इसका भी मैं एक डेटा आपको देता हूँ। इसका डेटा कुछ इस तरीके से है कि पानी अलग से उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सब जानते हैं। HNO3 उबलता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर अपन इन दोनों को मिक्स करें और ऐसे मिक्स करें कि H2NO3 अपन लें, मतलब इनको अपन ऐसे मिक्स करें कि HNO3 अपन लें 68% और पानी अपन लें 32%, तो ये एक साथ उबलेंगे 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहिए। डेटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे याद नहीं, तुम क्यों याद रखोगे, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, वास्तव में बेटा H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, सही बात है। HNO3 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। H2O 32% और HNO3 68%। अगर ऐसा कंपोजिशन लोगे, इस टाइप का कंपोजिशन लोगे जिसमें 68% HNO3 हो, तब ये दोनों एक साथ उबलेंगे और कितने पे उबलेंगे, 120.5 पे। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O उबल रहा है, मान लो वायुमंडलीय दाब का लेवल ये है, तो ये जल का वाष्प दाब होगा। तो जल कितने पे उबल रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। HNO3 उससे कम ताप पे उबल रहा है, मतलब HNO3 का लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि HNO3 उससे कम ताप पे उबल रहा है, तो HNO3 का लेवल थोड़ा सा 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है। अब इनका जो मिक्सचर है वो इन दोनों से ज़्यादा पे उबल रहा है, तो इनके मिक्सचर का वाष्प दाब काफ़ी कम होना चाहिए। मतलब ये जो है ना 32% H2O और 68% HNO3, इन दोनों से वाष्प दाब का लेवल कम होगा, तभी तो उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एक बात बताइए, वाष्प दाब में कमी आ रही है, वाष्प दाब में कमी राउल्ट के नियम से कौन से विचलन से आती है, ऋणात्मक विचलन से आती है। तो ये एजियोट्रॉप के बारे में तीन बातें। सबसे पहली बात, इस एजियोट्रॉप में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है विलियन का, वो उसके अवयवों से अधिक होता है, तभी इसको अधिकतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी कहते हैं। देख लो आप, इन दोनों से ज्यादा पे उबल रहा है। सेकंड पॉइंट, ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक, चेक कीजिए। वाष्प दाब घटा है, तो वाष्प दाब घटने का मतलब कौन सा हो गया, ऋणात्मक। नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, एक चीज और, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो। राउल्ट के नियम से नेगेटिव विचलन का मैंने एक शानदार एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, याद है कि भूल गए, CaCl3 और एसीटोन। इसको एक्सप्लेन भी किया था हमने कि किस प्रकार से देगा। मैंने एग्जाम्पल और बताया था आपको, कोई भी एसिड ले लो और उसमें पानी मिला दो, जैसे RCOH आप एसिड ले सकते हो, यहाँ मैंने जैसे HNO3 लिया है, या फिर आप HCl ले सकते हो, इसमें पानी ऐड कर दो। ये सब क्या दिखाएंगे, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी दिखाएंगे। फटाफट लिख लो, फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं।
सही है, ग्राफ बना लें फटाफट से। तापमान ले रहे हैं यहाँ पे अपन, और बताओ कौन सा लें। यहाँ HNO3 ले लेते हैं। यहाँ पे XHNO3 1 के बराबर है, तो पानी है ही नहीं। और यहाँ पे XH2O 1 के बराबर है, मतलब यहाँ पे HNO3 नहीं है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 86 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इनका कंपोजिशन ऐसा होगा कि उसमें आपका HNO3 ज़्यादा है, HNO3 आपका बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं है, 68-32 यहाँ कहीं मान लो, यहाँ कहीं पे ग्राफ ऐसा बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट कितने पे आ रहा है दोनों का? यहाँ कहीं आ रहा है, कितने पे आ रहा है? 120.5 पे आ रहा है। और इस समय जो कंपोजिशन है ना इस जगह पे, ये वही जो अपने पढ़ी है। मतलब आपको समझ में आ गया ना ग्राफ, कि इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ इस पॉइंट पे इन दोनों से कम था। कंपोजिशन क्या थी? वही अल्कोहल 95, वाटर 5%। यहाँ कंपोजिशन क्या है? वाटर 32 और HNO3 68। ऐसे इसका ग्राफ आ सकता है। ग्राफ रीड करना आना चाहिए। तो एजियोट्रॉप किस लाइन पे बन रहा है अगर आपसे कोई पूछ ले, तो एजियोट्रॉप इस लाइन पे बन रहा है, ये एजियोट्रॉप वाली लाइन है। एजियोट्रॉप अपना इस लाइन पे बन रहा है, और यहाँ कोई पूछ लेता कि एजियोट्रॉप किस लाइन पे बन रहा है, तो ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, इस कंप्लीट लाइन पे एजियोट्रॉप बन रहा है। ये एजियोट्रॉप वाली लाइन है, ऐसा बेटा। कि एजियोट्रॉप हमेशा एक निश्चित संगठन में बनेगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, और सभी अवयव एक साथ उबलेंगे। ऐसा, चलो लिख लो। डन है, आगे बढ़े। अच्छा, क्या क्या पढ़ लिया आपने? आपने लिक्विड प्लस लिक्विड को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे गैस को लिक्विड के अंदर। तो हेडिंग लगाएं, गैस का लिक्विड में विलयन। गैस का द्रव में विलयन। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हम पढ़ेंगे।
गैस का द्रव में लिक्विड, गैस का द्रव में विलयन। क्या आपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत देखा है? बिल्कुल सर देखा है। जो सोडापन पीते हैं उस सोडा के अंदर क्या घुला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब, खतरनाक, बेकार, वाहियात है और आप लगातार उसको पीते हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गैस मिली होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या सर वो गैस के कारण खराब है? नहीं, उसके कारण नुकसानदायक नहीं है। उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में शुगर है, उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में जहर मिला हुआ है कि वो अपने आप में खतरनाक है। तो अगर आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसको जितना जल्दी क्विट कर सकते हो कर दो। अदरवाइज अभी आपको पता नहीं चलेगा, लगभग बॉडी को 20-22 की एज से पता नहीं चलता। बाहर का कचौरी समोसा, बाहर का खाना खाना, आप घर की खिचड़ी खा लो ज़्यादा बेटर है बाहर के समोसा खाने, कचौरी खाने से। ओकेजनली चलता है, रोज के रोज नहीं। आप स्टूडेंट हो इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ। अभी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, बाहर हो, 10 रुपये 20 रुपये के केले खरीद के खा लिया, ज़्यादा बेटर है 20 रुपये की कचौरी खाने से। बहुत सारे बच्चे जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, खिचड़ी बनाने में और मैगी बनाने में सेम टाइम लगता है। दाल डाली, दलिया डाला, मिक्स किया, उबाला, खिचड़ी तैयार। मैगी बनाई, 5 मिनट लगते हैं। मैगी अवॉइड करो, खिचड़ी बनाने की कोशिश करो। कोल्ड ड्रिंक की जगह चाय पी लो, ज़्यादा ठीक है। समझ रहे हो बात को? नींबू पानी पी लो, इस तरीके की चीज़। सोडा अवॉइड करो। ओके, एग्जाम टाइम में अगर बीमार पड़ोगे तो इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। शादी का खाना कम खाया करो। जब शादी में जाना पड़ जाए तो वहाँ का खाना कम से कम खाना है। वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बेकार होता है। कितने अच्छा बनवा लो, होता बेकार ही है, क्योंकि उसमें मसाले तेल बहुत डलता है। पॉइंट पे आते हैं। गैस को जब लिक्विड में घुला जाता है तो एक गैस लिक्विड में कितना घुलेगी ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो गैस का द्रव में घुलना निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखें किस किस पर निर्भर कर रहा है। सबसे पहले देखो, एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं बेसिक लेवल पे, कि समान समान को घोलता है। तो जो आपका द्रव और गैस है उनकी प्रकृति पे काफी हद तक निर्भर करता है। तो पहला करता है गैस तथा द्रव की प्रकृति पर। द्रव को लिक्विड बोल रहे हैं, गैस तथा लिक्विड की प्रकृति पर। इसमें डायरेक्ट फैक्ट की तरह लिख सकते हैं। जैसे कुछ गैसेज हैं, जैसे HCl अपने आप में गैस है, जैसे SO2 अपने आप में गैस है, जैसे अमोनिया अपने आप में गैस है। ये पानी में बहुत ज़्यादा घुलती है। सर ये गैसें पानी में इतनी क्यों घुलती हैं? क्योंकि SO2 हो, HCl हो, अमोनिया हो, इन सब पे प्लस माइनस होता है। ध्रुवीय होती है प्रकृति में। तो ध्रुवीय गैसें, ध्रुवीय विलायक जैसे कि पानी के अंदर अच्छे से घुलती हैं। लिखें, ध्रुवीय गैसें जैसे SO2, NH3, ये ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में अधिक घुलती हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में अधिक घुलती हैं। तो जो ध्रुवीय गैसें हैं दो ध्रुवीय में घुलेंगी, ये वाला हो जाए। ठीक है, एक फैक्ट बताता हूं आपको। ऐसी गैसें जो पानी के अंदर जाएं और आयनों में टूट जाए, तब पानी में जाए या किसी विलायक में जाए और आयनों में टूट जाए, वो तो शानदार तरीके से घुलेगी। क्यों? क्योंकि आयनों में टूटते भयंकर आकर्षण होगा। जैसे HCl, आपको पता है HCl एक गैस होती है। HCl गैस को पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन तैयार होता है। तो HCl गैस को पानी में घोल रहे हैं, HCl पानी में जाकर के H प्लस और Cl माइनस में टूट रही है, तो शानदार चीज है, वो ज्यादा अच्छे से खुलेगी। तो लिखें, जो गैसें विलायक में
आयनों में टूट जाती है। वो अत्यधिक विलेय होती हैं। अच्छा, जो गैसें प्रकृति में अध्रुवीय होती हैं वो किस में घुलती हैं? वो अध्रुवीय विलायक में घुलती हैं। भाई ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में घुलेंगी, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुल जाएंगी। एग्जाम्पल दो सर। जैसे Br2, जैसे I2, ये सब किस में घुलती हैं? बेंजीन में अच्छे से घुलती हैं, इथीन में अच्छे से घुलती हैं, ऐसा आप बोल सकते। लिखो सेकंड, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलती हैं। इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे आपके पास Br2 और I2 है, तो वो ज़्यादा घुलती है बेंजीन में। बेंजीन एक अध्रुवीय विलायक है। जैसे ऐसा है। अब सेकंड देखते हैं। तापमान। टेम्परेचर। तापमान की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो, गैस अगर आप तापमान बढ़ाओगे ना, तो गैस की द्रव में विलेयता घटेगी। ध्यान सुनना। क्या आपने इसको प्रैक्टिकली फील किया है? सोचो, अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो उसमें बेटर टेस्ट आता है, और कोल्ड ड्रिंक को अगर गर्म कर दोगे तो उसका टेस्ट चला जाता है। होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है ना, अगर तापमान बढ़ेगा तो वो घुली हुई गैस बाहर निकल जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? अगर आप एक ठोस को द्रव में घोलते हो ना, तो इसका उल्टा होता है। ठोस को द्रव में जब घोलते हैं तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। एग्जाम्पल दूं, आप अगर कभी बहुत ठंड है और उस ठंड के अंदर आपके पास ग्लास है, ठंडा पानी उसके अंदर भरा हुआ है, आप उसमें अगर शक्कर घोलने की कोशिश करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा। ठंडे पानी में शक्कर घोल के देखना, बहुत टाइम लगेगा। और वो इसको गर्म कर दें तो शक्कर फटाफट पानी में घुल जाती है। तो जो ठोस है उसको जब द्रव में घोल रहे हैं तो तापमान बढ़ाने पे वो ज़्यादा घुल रहा है, विलेयता बढ़ रही है। पर एट द सेम टाइम गैस को जब द्रव में घोल रहे हैं तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता घट रही है। ये एक पॉइंट है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। आप इसको लिख सकते हो और दिमाग में हमेशा के लिए रख सकते हो। डिफरेंस है, डिफरेंस है ना? और बस ये वाली कहानी। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि गैस का द्रव में घुलना एक्सोथर्मिक है। ऊष्मा क्षेपी है।
एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। मतलब जैसे गैस को अगर आप लिक्विड में घोल रहे हो तो जो विलयन बन रहा है के साथ ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब अगर मैं ऊष्मा बढ़ाऊंगा, आपने लीच एट्रिया प्रिंसिपल पढ़ा है क्लास 11th में? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मेरी बातें अजीब लग सकती हैं, पढ़ा है तो समझ में आएगा। जब तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी, अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी तो पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी तो विलयन में जो गैस घुली हुई थी वो उड़ जाएगी, ऐसा होगा। तो इसलिए यहाँ पे तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है। जबकि अगर आप सॉलिड को, ठोस को द्रव में घोलते हो तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, इसलिए जब आप तापमान बढ़ाओगे तो वो ग्रहण करके आगे जाएगी और फायदा होगा आपको। यहाँ पे तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ताप बढ़ाओगे, वैसे बताने की जरूरत नहीं है मुझे ज़्यादा वैसे, क्योंकि हम वैसे भी इसको पढ़ लेंगे बाद में, पर फिर भी सुन लो। तापमान बढ़ाओगे तो अभिक्रिया तापमान को कम करना चाहेगी। कम कैसे करेगी? ऊष्मा को ग्रहण कर। तापमान कहाँ कम हो रहा है? यहाँ तापमान इस तरफ कम हो रहा है, इसमें तापमान इस तरफ कम हो रहा है। तो तापमान को कम करने के लिए तापमान को खा करके वो विलयन बनाएगी। इसलिए जैसे अपन शक्कर को पानी में घोलते हैं, वो फटाफट 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 घुलती जाती है। ये रीजन है। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया है। अब हेडिंग लगाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलो समझने की कोशिश करते हैं, सब ध्यान से सुनेंगे। ये द्रव है, इसमें द्रव भरा हुआ है, ये लिक्विड है। जिस गैस को हम घोलना चाहते हैं वो गैस ऊपर है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो गैस ऊपर है, ये गैस कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगा रही होगी। ये गैस जो प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर से ये अंदर घुलेगी। हाँ, प्रेशर से ही घुलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पैक किया जाता है ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के उसको पानी में घोल के पैक करते हैं। तो यहां पर जो गैस है, मान लेते हैं गैस ए है, ये गैस जो पानी में घुली तो पानी के अंदर गैस चली गई। अब पानी में जो गैस है उस गैस का मोल अंश है XA। तो XA क्या है? गैस का द्रव में मोल अंश। तो प्रैक्टिकली हेनरी भाई साहब ने ये देखा, हेनरी भाई साहब ने ये देखा कि जितना ज्यादा ऊपर गैस का प्रेशर होता है, मान लेते हैं इस गैस का प्रेशर है PA, तो जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होता है, जितना प्रेशर गैस का रहेगा, उतनी गैस द्रव के अंदर ज्यादा घुलती है।
जितना कम प्रेशर होता है उतनी गैस कम घुलती है। और ये प्रैक्टिकली भी सही है। आपने कभी सोडा बनाने वाले को देखा है? वो गैस को वो इस तरीके से बॉटल लेता है, बॉटल को मशीन में डालता है और फिर उसके बाद बहुत तेजी से घुमाता है। तो तेजी से घुमाता है तो सारा का सारा मशीन से प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस बॉटल के अंदर भरने का काम करता है। तो जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी। तो कितनी गैस द्रव के अंदर उपस्थित है, क्या लिखते हैं, कितनी गैस द्रव में उपस्थित है, ये सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि गैस का प्रेशर कितना है। अब इस फॉर्मूले में बच्चों को कंफ्यूजन दो ही तरीके से होता है और वो बड़ा कंफ्यूजन है, सच में बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कभी कभी कि सर ये बोलना चाहते हैं कि ये जो गैस है, ये एक्से जो है, ये गैस का मोलंश है जो अपने यहाँ लिया है, इधर जो गैस है उसका मोलंश है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गलत बात है। ये उस गैस का मोलंश है जो पानी के अंदर घुली हुई है। यहाँ गैस कितनी भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पानी के अंदर, द्रव के अंदर जो गैस घुली है उसका जो मोलंश है वो एक्स है। इसलिए हम बार बार ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक्स है उस गैस का मोलंश है जो पानी में घुली हुई है, द्रव के अंदर घुली हुई। आप लोगों को तो नहीं होगा ये कंफ्यूजन, किसी को भी याद रहेगा हमेशा, एवरीवन? अच्छा, कैसा बोल सकते हैं? एक्स को क्या लिख सकते हैं? गैस का मोलंश, मोल अपॉन टोटल मोल, या एक कांस्टेंट आ जाएगा के इंटू पी ए। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से पी ए को कैसे लिख पाएंगे? देखो, यहाँ पी ए को लिख पाएंगे 1/k Na अपॉन में NT। इस 1/k को अपन हेनरी कांस्टेंट KH कहते हैं। यहाँ से फॉर्मूला आ गया, लिख लो साथ साथ डायग्राम बना के। ये आ गया हेनरी कांस्टेंट। ये होता है हेनरी कांस्टेंट, और हिंदी में बोलना है तो इसको आप हेनरी नियतांक भी कह सकते हो। और एक और बात, इससे फिर Na क्या हुआ? ये गैस के वो मोल हैं जो द्रव में घुले हैं। बार बार लिखा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। गैस के वो मोल द्रव में घुल चुके हैं। यहाँ थोड़ी थ्योरी लिखनी, जगह छोड़ देना। ये दाब का प्रभाव होता है जिसको हमने डिस्कस किया। हाँ, तो ऐसे लिख लें इसको, इसको लैंग्वेज में लिखें। दिए गए ताप पर गैस के द्रव में विलेयता गैस का द्रव में मोल अंश दिए गए ताप पर गैस के द्रव में विलेयता गैस का मोल अंश गैस के ताप के समानुपाती, ऐसा अपन लो। और KH डेफिनेटली क्या है? हेनरी कांस्टेंट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन। प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? गैस का प्रेशर है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। थोड़ा सही से लिख लेंगे तो आप गलतियां कम करोगे। प्रेशर ऑफ गैस हेनरी कांस्टेंट KH, मोल फ्रैक्शन किसका है? गैस का,
नीचे मोल गैस के मोल प्लस जो आपका विलायक है सॉल्वेंट उसके मोल, मतलब पानी, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो पानी के मोल। ऐसे अपन इसको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और कर लेंगे, छोटा सा मॉडिफिकेशन कि अगर हम गैस बहुत कम घुली हो, गैस की कम विलेयता के लिए कि अगर गैस बहुत ज़्यादा नहीं घुली हो तो हम ये कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में ऐसे लिख दें, यही कर दूं क्या कि प्रेशर ऑफ गैस को ऐसे लिखा जा सकता है KH N ऑफ गैस अपॉन N ऑफ वाटर या सॉल्वेंट। तब इसको नेगलेक्ट कर सकते, इसको नेगलेक्ट कर सकते, ऐसा हम कर सकते। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा काम आएगा, ऐसा आप बोल सकते। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ कर पाओगे। बस इसमें एक कंडीशन लगाइए, भूलना मत। जैसे मान लो ऐसा हो दो गैसें हैं, ये लिक्विड है, के ऊपर दो गैसें हैं। एक गैस ए है जिसका पार्शियल प्रेशर पी ए, पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब पी ए है, और दूसरी गैस है इसका आंशिक दाब पी बी है। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि पी ए बराबर हो जाएगा के एच एन ए अपॉन एन ऑफ वाटर, अगर वाटर है तो मान लो पानी है, और पी बी कैसे हो जाएगा के एच इंटू, यहाँ पानी में जो मोल घुले हैं वो एन बी है, एन बी अपॉन जल के मोल। बस ये क्या हो जाएंगे, गैस ए व बी का, ये हो जाएंगे गैस ए व बी के आंशिक दाब, ऐसा आप बोल सकते हो। ये हो जाएंगे गैस ए और बी के आंशिक दाब, ये हमें पता होना चाहिए। ये कुछ कैप्सूल्स लिख लेते हैं बेटा, ध्यान से लिखना उनको, लिखो कैप्सूल। देखो हेनरी के नियम का जो कैप्सूल है ना, वो उन पहला कैप्सूल ये है कि ये नियम उन गैसेस के ऊपर लागू होता है जिनकी विलेयता बहुत कम होती है। मतलब बहुत ज्यादा विलेयता होगी ना तो फिर ये लागू नहीं हो पाता है। तो लिखें हेनरी का नियम उन गैसेस पे लागू होता है हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू होता है जिनकी विलेयता कम होती। मतलब हर किसी पे मत लगा देना हेनरी का नियम, जिनकी विलेयता कम है उनके ऊपर लगा सकते हो। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऐसी गैसेस के ऊपर एग्जांपल लिख लो आप। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, इस प्रकार की गैसेस जो कम मात्रा में घुलती हैं उनके ऊपर अच्छे से लागू होता है। और CH4 भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल के तौर, इन पे बढ़िया से लगता है।
हर किसी पे नहीं लगाना है, जो बहुत ज्यादा घुलती है उनके ऊपर नहीं लगाना। दूसरा पॉइंट, अगर मैं ऐसे ही एक ग्राफ बनाने के बारे में सोचूं और वो ग्राफ में बनाऊं गैस के मोल अंश और गैस के प्रेशर के बीच में, तो उस ग्राफ कैसा बनेगा सोचो आप। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है यहाँ से, ये रहा, कि पी ए बराबर पी ऑफ गैस बराबर के एच एन ऑफ गैस, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से एन ऑफ गैस लिख लो, एन मतलब वही मोल अंश, एक्स लिखना चाहिए। तो एक्स ऑफ गैस किसके बराबर आ रहा है, 1/kh, पी गैस के बराबर आ रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो सी की जगह कुछ नहीं है, 0, एक्स है पी गैस, y है स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसा आएगा। बस याद रहे इसका स्लोप आपको क्या देगा, 1/kh। याद रखना कभी कभी आपको ग्राफ बनाना पड़ जाता है, कभी एग्जाम में भी ग्राफ पूछ लेते हैं, कभी ग्राफ पे सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इस तरीके देख लो। ये सब हेनरी के नियम के पॉइंट्स हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देख लें क्या एक बार कि हेनरी का नियम कब नहीं लगता है। देखो हेनरी का नियम हेनरी का नियम लागू नहीं होगा यदि फर्स्ट तो आप बहुत ज्यादा ले लो, आप प्रेशर आप बहुत ज्यादा ले लो तो ये नहीं लागू होगा। दूसरा, अगर गैस जाके आयनों में टूट जाए तो भी नहीं होगा, है ना। यदि गैसें आयरन में टूट जाए, मतलब गैस पानी के अंदर गई और आयंस में टूट गई, तो गैस, यदि गैसें आयनों में टूटे तो भी लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल दें इसका अपन, अब ये भी सीख के आए, अमोनिया हो गया, HCl हो गया, ऐसे, तो इन सब के लिए आपको ये अप्लाई नहीं करना है। तीसरा, ये बहुत कम तापमान है तब भी ये लागू नहीं होता, तो कम तापमान पर भी नियम लागू नहीं होता। बेटा केमिस्ट्री में बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, फैक्ट्स बेस्ड सवाल आते हैं, और उनके लिए इन सब अच्छे से पढ़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक पॉइंट और है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया ऐसे ही ना, बता देना चाहिए। चलो इसको कैप्सूल नंबर 2 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। कैप्सूल नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं। अगर तापमान बढ़ाओगे तो याद रखना तापमान बढ़ाने पर केएच का मान बढ़ेगा, और जैसा आप देख पा रहे हो अगर केएच का मान ज्यादा होगा तो गैस की विलेयता कम होगी। केएच का मान ज्यादा होगा, गैस की विलेयता कम होगी। तो तापमान बढ़ाने पर केएच बढ़ता है और गैस की विलेयता जो है वो घटती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ फंडामेंटल्स हैं अगर आप याद रखना चाहो तो, ऐसे रटने के हिसाब से। इनके लिए आप केएच में कुछ सवाल मिल जाते हैं, तो जनरली पता होना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो केएच का मान घटता है। मैं केएच की बात कर रहा हूं, फिर सुनना, मैं केएच की बात कर रहा हूं। हीलियम से कम होगा नियॉन का, नियॉन से कम होगा आर्गन का, आर्गन से कम होगा क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन से कम होगा जीनॉन का।
KH की बात कर रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग मैं KH की बात कर रहा हूँ। तो यहां से यहां जाने पे KH घट रहा है, KH घट रहा है तो विलेयता बढ़ेगी। कोई आपसे ये पूछ ले कि हीलियम नियॉन में से ज्यादा विलेय कौन है, तो नियॉन ज्यादा विलेय है, क्योंकि नियॉन का KH कम है। तो KH घट रहा है, ये KH के हिसाब से लिखा है, और विलेयता बढ़ेगी। बताने की जरूरत तो नहीं है, खुद ही अंडरस्टूड होनी चाहिए ये बात तो। और यहां मैं विलेयता का ऑर्डर लिख रहा हूं इन तीनों के लिए, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा काम करे। विलेयता बढ़ रही है, विलेयता का ऑर्डर लिख रहा हूं। इन तीनों में अगर तुम कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा विलेय H2 है, उससे कम N2, उससे कम CO2। ये विलेयता का क्रम है। तो KH का क्रम क्या होगा? नहीं, मैंने KH का ही क्रम लिखा है। विलेयता का क्रम अब लिख देता हूं। अब सही है, ये विलेयता का क्रम है। तो CO2 H2 से ज्यादा विलेय होती है, फिर N2, और सबसे कम विलेय होती है आपकी H2। CO2 सबसे ज्यादा विलेय होती है इन तीनों के अंदर। तो सवाल यहाँ आए हुए हैं PYQs वगैरह, तो उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। बाकी मोटे मोटे तौर पे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि KH और विलेयता का 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट टाइप के हैं। चलो सवाल लगाते हैं। यहाँ पे H2O लिक्विड भरा हुआ है 450 ग्राम। यहाँ पर हवा है, मच्छर। हवा है 5 एटमॉस्फेरिक, दाब हवा का। हवा में O2 है, नाइट्रोजन है। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। KH O2 के लिए दे रखा है 2 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेरिक। N2 के लिए दे रखा है 5 एटमॉस्फेरिक। O2 का कितना द्रव्यमान 300 केल्विन पर जल में घुला है, ये फाइंड आउट करना है।
चलो चालू हो जाओ। देखें देखिए, रेडी? सबका ध्यान बोर्ड पे अच्छे से फोकस करेंगे। अच्छा, प्रेशर कितना है O2 का? अपन को O2 की बात करनी है तो O2 के हिसाब से सोचें, बाकी सबके बारे में भी सोचें। नाइट्रोजन को छोड़ दो। O2 का प्रेशर कितना आ रहा है? क्या आपको प्रेशर ऑफ O2 का फॉर्मूला पता है क्या होगा? सिंपल है, O2 का मोल अंश कितना है और टोटल प्रेशर कितना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का नियम अब तक समझ में आ गया होगा ना, कि अगर किसी गैस का प्रेशर चाहिए तो उसका मोल अंश मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो कितना मोल अंश आ रहा है, कितनी है O2? 20% है, मतलब 0.2। इसका मोल अंश हो जाएगा 0.2। इसका मोल अंश हो गया 0.2 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 5, तो ये आ गया 1 एटमॉस्फेरिक। ये लीजिए, डन है। बाय वॉल्यूम दिया है ना, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको अपन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 22.4 लीटर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये रेशियो निकल के आएगा। परफेक्ट। अच्छा अब फॉर्मूला लगा दें। प्रेशर ऑफ O2 बराबर KH ऑफ O2 इंटू मोल ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल चाहिए। टोटल मोल किसके? पानी के। मैं बताया था ना, फॉर्मूला लगा सकते हो आप। अच्छा, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, KH कितना दे रखा है O2 का 2 इंटू 10⁵। O2 के मोल चाहिए, पानी के मोल कैसे आएंगे? पानी कितना है 450 ग्राम, 450 अपॉन 18, ये पानी के मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना। यहाँ से आपके पास N2 के मोल निकल के आ जाएंगे। एक बार N2 के मोल आ गए तो N2 का भार पूछ रहा है, तो भार हो जाएगा मोल ऑफ N2 जितने भी आते हैं इंटू 32। दैट्स इट, आंसर। समझ गए सब बच्चे? आसान था क्वेश्चन, इजी था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बस हमको यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना था और बस दैट्स इट, इतना सा काम कर। अब हेडिंग लगाएंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। वैसे तो बचपन में पढ़ा दिए जाते हैं बोर्ड लेवल पे, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। कुछ नहीं यार, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इसी का प्रयोग होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में कभी भी CO2 आपको घोलना हो तो आप ऐसे ही घोलोगे, या फिर आप सोडा वाटर में इसका प्रयोग देखते हो। नेक्स्ट है बैंड्स, ये एक मेडिकल कंडीशन है, सुन लेते हैं इसके बारे में। होता क्या है कि जो हमारा गोताखोर है, या आपने बोर्ड में ही पढ़ा होगा, गोताखोर पानी के अंदर जैसे जैसे जाता है, वो सिलेंडर में हवा भर के ले गया, सामान्य हवा। जैसे जैसे गोताखोर पानी के अंदर जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा घुलेगी, तो खून के अंदर नाइट्रोजन गैस घुलती जाएगी, घुलती जाएगी, घुलती जाएगी, घुलती जाएगी। लास्ट में क्या होगा, नाइट्रोजन गैस पूरी तरह से घुल जाएगी। जब वो ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो नाइट्रोजन गैस जो है वो वापस से बाहर निकलेगी। जब वो वापस से बाहर निकलेगी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करती है और उससे डेथ भी हो सकती है, एक्सट्रीम पेन होता है, टिश्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसको अपन लोग जॉइंट्स में पेन हो सकता है, बबल्स बन सकते हैं नाइट्रोजन के, इस अवस्था को बैंड्स कहते हैं। बोर्ड में पढ़ते हैं हम इस चीज़ को ना। तो करते क्या है, इससे बचने के लिए हम सिलेंडर में एयर को निकाल करके हीलियम गैस ऐड कर देते हैं। हीलियम गैस को ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। हीलियम गैस की हमारे जो खून है उसके अंदर विलेयता बहुत कम होती है, तो हीलियम उतनी जल्दी नहीं घुल पाती है।
जितनी जल्दी नाइट्रोजन गैस घुलती है। तो हीलियम गैस ऐड करते हैं क्योंकि हीलियम की विलेयता रक्त में कम है, रक्त में कम है। तो ये आपका हेनरी नियम जो है वो कंप्लीट हो। अब हम तीसरे प्रकार का विलयन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? लिक्विड इन लिक्विड, राउल्ट का नियम। फिर हमने देखा गैस लिक्विड के अंदर, हेनरी का नियम। अब हम पढ़ रहे हैं ठोस द्रव के अंदर, अर्थात अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए हेडिंग, ठोस का द्रव में विलयन, इसको बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। सॉलिड इन लिक्विड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव। चलिए शुरू करें समझना। देखो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब ये होता है ऐसे गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। जैसे मान लो आपने एक NaCl डाला, तो एक NaCl भी जाकर के दो आयन देगा, Na प्लस और Cl माइनस। आपने एक KCl डाला, KCl भी अंदर जाकर के दो आयन देगा, K प्लस और Cl माइनस। दोनों से दो दो मिल रहे हैं, तो दोनों का अणुसंख्य गुणधर्म सेम होगा। मतलब ऐसे गुण जो केवल और केवल विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अंदर इस बात पर निर्भर नहीं करते कि उनकी प्रकृति क्या है। तो लिखो ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय के कणों की प्रकृति पर, न कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को अपन अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बेसिकली ये चार होते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर अपन जब पढ़ेंगे एक एक करके तो हिंदी आ जाएगी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, third depression in freezing point, depression in freezing, and the last one osmotic pressure।
एक एक करके हम चारों को पढ़ेंगे। आ रही है? अभी आ रही है? हाँ। आपके पास शुद्ध विलायक है और कुछ भी नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है। तो शुद्ध विलायक की सतह पे क्या होगा? केवल शुद्ध विलायक के कण होंगे और कुछ भी नहीं होगा। सही है। अच्छा, ये उड़ेंगे, उड़ेंगे, बढ़िया से इनकी वाष्प बनेगी, इनका वाष्प दाब आएगा, वो मान लेते हैं P1 नॉट है। जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आ रहा है, मान लेते हैं वो P1 नॉट, या सिंपल उसको P नॉट बोल देते हैं। हटाओ, तो P नॉट क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। आपने क्या किया? आपने इसके अंदर ऐड कर दिया ठोस अवाष्पशील विलेय, जैसे कि नमक मिला दो, शक्कर मिला दो। इनको ठोस बोलते हैं क्योंकि ठोस होती हैं। इनको अवाष्पशील बोलते हैं क्योंकि नमक कभी उड़ता थोड़ी है, नमक की वाष्प थोड़ी बनती है। तो हमने इसके अंदर क्या किया? हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ठोस अवाष्पशील विलेय। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इसके अंदर ठोस अवाष्पशील विलेय भी आ गया, और अब ये आपका बन गया विलयन। अब सोचो, सतह के ऊपर सरफेस को आप देखोगे तो सतह पे केवल शुद्ध विलायक के कण तो होंगे ही होंगे, मतलब विलायक के कण तो होंगे ही होंगे, साथ में ठोस अवाष्पशील विलेय के कण भी आ गए होंगे। ऐसे ठोस अवाष्पशील विलेय के कण भी आ गए होंगे, जिनका कोई योगदान नहीं है वाष्प दाब में। क्योंकि उड़ केवल कौन सकता है? सर, उड़ तो केवल ये सकता है, ये सकता है। पर सतह के ऊपर पहले केवल विलायक था तो अच्छे से उड़ रहा था, वाष्पशील विलायक था। अब ठोस अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो सतह के ऊपर थोड़े बहुत कण विलेय के आ गए। तो अब जो ये उड़ेगा पहले से कम उड़ेगा, और अब कहने को विलयन हो चुका है, तो अब जो वाष्प दाब आएगा वो विलयन का आएगा। पीएस क्या है? पीएस है विलयन का वाष्प दाब। अच्छा, मैं आपसे पूछूं,
कि कितनी कमी आई है वाष्प दाब में। भाई ऑब्वियस सी बात है, कमी तो आई गई ना। पहले केवल शुद्ध विलायक था, बहुत सारा विलायक था, सतह पे था ही विलायक। अब सतह पे ये भी आ गया जिसका वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं, इसका योगदान नहीं, इसका योगदान नहीं है। तो अब जो कमी आई है वो कमी हो जाएगी, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब में कमी। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या कहलाएगा? पी नॉट माइनस पी एस कहलाएगा वाष्प दाब में कमी। अच्छा, अगर मैं कमी अपॉन ओरिजिनल कर दूं, कमी इतनी आई है, वास्तव में शुरुआत में कितना था? पी नॉट था। तो अगर मैं कमी अपॉन ओरिजिनल कर दूं, सुन रहे हो मेरी बात? कमी अपॉन वास्तविक, पहले पी नॉट था, अब पी एस हो गया, कमी कितनी आई? पी नॉट माइनस पी एस। वास्तविक कितना था? पी नॉट था। तो कमी अपॉन वास्तविक कर दूं तो इसको कहते हैं आपेक्षिक अवनमन। ये है कमी और ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। आपेक्षिक कमी, और कमी के लिए अपन अवनमन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ऐसा आप बोल सकते। क्लियर एवरीवन? टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई सबको? हाँ सर, बोर्ड में भी हमने सेम सेम पढ़ रखा है, ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे। अच्छा, विलियन का टोटल प्रेशर कैसे लिखेंगे सर? वो तो होगा विलेय का प्रेशर प्योर इनटू विलेय का मोल अंश, राउल्ट के नियम से, प्लस विलायक का इनटू विलायक का मोल अंश। ऐसे तो लिखेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। वही यार, पी नॉट एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज करता हूँ तो घबराते तो नहीं हो? सॉल्यूट का मतलब हो गया विलेय, सॉल्वेंट का मतलब हो गया आपका विलायक, और हम राउल्ट का नियम लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि वेपर प्रेशर जो विलियन का आया है वो कम आया है वेपर प्रेशर ऑफ विलायक से, तो बोल सकते हैं बना। अच्छा, विलायक तो उड़ता ही नहीं है, सॉरी विलेय तो उड़ता ही नहीं है, विलेय तो ठोस अवाष्पशील विलेय है, तो विलेय उड़ता नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो पी एस आपका आ जाएगा पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पी नॉट सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प तो मैंने पी नॉट बोल रखा है, इसको सिंपल पी नॉट लिख लो। क्या विलायक के मोल अंश को ऐसे लिख सकते हैं? 1 माइनस विलेय का मोल अंश। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 माइनस विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर 1। तो अगर आपको विलेय का मोल अंश लिखना है तो उसको लिख सकते हैं, सॉरी विलायक है ना ये, विलायक का लिखना है तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस विलेय। अरे हेलो, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? इजी है, ठीक है। अंदर भेजा, ये आ गया पी नॉट माइनस पी नॉट, अंदर मत भेजो ना, एक काम करो, लिखना ही पड़ेगा पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। तो पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट इसके बराबर आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स ऑफ सॉल्यूट को अपन कैसे लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी किसके बराबर आ रही है? मोल अंश, विलेय के मोल अंश के बराबर आ रही है। सही भी है, जितना ज्यादा विलेय मिलाएंगे उतना सतह के ऊपर ही आएगा, जितना सतह के ऊपर ही आएगा उतना वाष्प दाब में कमी ज्यादा होगी। सही है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो हम अगर अगले पेज पे आगे बढ़े, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोल अंश, ऐसे लिखा जा सकता है।
ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो। हाँ बेटा बोलो। अच्छा क्लास क्लैश कर रही है, नहीं रोज तो थोड़ा कल से चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्लैश नहीं करेगी तक। डन। तो यहाँ से अब ऐसे बोल सकते हैं, अगर n की बात करें तो n हो गए विलय के मोल मान लो, और कैपिटल N है विलायक के मोल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, विलय के मोल अपॉन टोटल मोल। ये कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ध्यान से देखना, कुछ छोटा सा काम कर रहे हैं, इसको पूरे को घुमा दो। ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP ये है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये चीज है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सबका ध्यान बोर्ड पे, मैं इसको पूरा ऐसे घुमा रहा हूँ, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस बराबर n प्लस कैपिटल N अपॉन n, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस बराबर n का भाग लगाया 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो 1 को इधर भेज देते हैं, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो ये हो जाएगा, इसको एलसीएम एलसीएम लोगे तो पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। अब इसको उल्टा कर दो वापस से एक बार, तो वापस से उल्टा कर दोगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये फॉर्मूला अलग है, मतलब इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके ही ये बना है, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके ही ये बना है। ऐसा मत सोचना कि दोनों अलग अलग, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस इसको अप्लाई करना आसान है, इसको अप्लाई करना आसान है। देखो ना, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, मैंने कोई अजम्पशन नहीं लिया, मैंने कुछ ऐसा नहीं माना, ये बिल्कुल सेम है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आपने स्मॉल n को इग्नोर कर दिया होगा, बस यहाँ पी नॉट है, यहाँ पे पी एस है, ध्यान रखना, यहाँ पी नॉट है, यहाँ पे पी एस है, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है। सेम लिखूंगा तुम सोचो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है, ये RLVP नहीं है, ये RLVP नहीं है। अगर सवाल में RLVP पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर सवाल में कुछ और पूछता है फिर ये फॉर्मूला लगा सकते। एक बार देख लेना, दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बड़ा फर्क है इनमें। चलो अब इसके आगे अपन अगली क्लास में करें। बायो वाले बच्चे अपनी क्लास में चले जाओ, मैथ्स वाले अपनी क्लास में चले जाओ, डन है। आपका प्लानर अपलोड हो चुका है, आपके जैसे आप बैच के अंदर जाओगे सबसे टॉप पे आपको आपका प्लानर दिखाई देगा कि कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर्स में फिनिश हो रहा है, सिलेबस का फिनिश लाइन क्या है। तो हम लोग सिलेबस की फिनिश लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर एंडिंग तक हम लोग सिलेबस को वाइंड अप करेंगे, और जनवरी में आपके फर्स्ट अटेम्प्ट से सफिशिएंटली 20-25 दिन पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। इससे ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते, संभव भी नहीं है ना। प्रॉपर इस बैच का सिलेबस देखा जाए, या मतलब जो 12th के साथ पढ़ाई करते हैं उनका सिलेबस देखा जाए, तो जनवरी तक भी ख़त्म होता है, फरवरी तक भी ख़त्म होता है। हमने काफ़ी कंसाइज करके चीज़ों को सेट किया है, फिर भी आपका सिलेबस बहुत टाइमली फिनिश होगा। और एक बात का ध्यान रखें, साथ की पढ़ाई साथ करते हुए चलें,
रोज का सवाल रोज लगाते हुए चलें। आज आपको डीपी मिल जाएगी आपके हेनरी के नियम की, उसको आज ही फिनिश कर लेना। और हम लोगों ने हमारे हिसाब से प्लान कर रखा है कौन से चैप्टर कब पढ़ाना है, कितनी क्लासें कैसे लेनी है। आपको बस इस बात पे फोकस करना है कि आप हर क्लास को साथ में पढ़ते हुए चल पा रहे हो, आपके हर क्लास के नोट्स बने हुए हैं, आप हर क्लास को रिवाइज कर रहे हो, आप डेली सवाल लगा रहे हो। बाकी हमने आपके लिए प्लान कर लिया है, सिलेबस को कैसे खत्म करना है कैसे नहीं करना है वो आपकी हेडेक नहीं है। आपकी बस इतनी सी हेडेक होनी चाहिए कि आपको सुबह से शाम तक जो इंस्ट्रक्शंस एएसएल से मिल रहे हैं उसको पूरा पूरा करना है। दैट्स इट, इतना आपको करना है। ओके, चलिए बाय बाय, क्लास एंड कीजिए।